नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल से। और क्या पार्किंसंस डिजीज पेट की बीमारी है और क्या ये पेट से शुरू होती है? आइए वर्ल्ड पार्किंसंस डे पर इस गट ब्रेन एक्सिस और पार्किंसंस डिजीज पर करते हैं एक विशेष चर्चा। सब लोग ये जानते हैं या ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पार्किंसंस डिजीज एक ब्रेन का रोग है जिसमें शरीर में धीमापन और कंपन आता है। पर क्या ये बीमारी पेट से शुरू होती है? और क्या होता है गट और ब्रेन का ये एक्सिस? गट और ब्रेन का जो एक्सिस है, ये ब्रेन और गट के बीच में, गट यानी कि हमारी अंतड़ियां, आंतें, एक दो तरफा संचार नेटवर्क है। ये संचार नेटवर्क में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, यानी कम्युनिकेशन ब्रेन से लेकर आंतों तक आता है और आंतों से ब्रेन तक जाता है। और इस कम्युनिकेशन में भाग लेने वाले होते हैं, एक तो वेगस नर्व होती है, हमारे 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व जो बहुत महत्वपूर्ण नर्व है। उसके अलावा होता है माइंट्रिक प्लेक्सिस, यानी आंतों की सतहों के बीच में पाया जाने वाला नर्व्स का एक प्लेक्सिस। उसके अलावा होते हैं एंडोक्राइन सेल्स और इम्यूनो हार्मोनल एक्टिवेशन। इसके अतिरिक्त इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है जो होता है गट माइक्रोब्स, यानी पेट के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो अब आइए हम इन चीजों को एक के बाद एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले पार्किंसंस होता क्यों है? तो पार्किंसंस की जो बेसिक पैथोलॉजी है उसमें ये माना जाता है कि अल्फा सिन्यूक्लिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नर्व सेल्स की जरूरी होता है। और इस प्रोटीन की हो जाती है मिसफोल्डिंग, और मिसफोल्डिंग होने से इसका एग्रीगेशन हो जाता है। एग्रीगेशन मतलब ये प्रोटीन आपस में चिपक कर एक गट्ठर नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, और ये स्ट्रक्चर जो है डोपामिन वाली सेल्स को प्रभावित करता है, उनको डैमेज करता है, जिसके कारण पार्किंसंस होता है। अब इसका पेट से क्या संबंध है? तो सबसे पहले ब्राक नाम के एक वैज्ञानिक ने 2003 में यह हाइपोथेसिस दी थी कि ये जो अल्फा सिन्यूक्लिन नाम का प्रोटीन है, इसकी मिसफोल्डिंग एक्चुअली पेट की आंतों से शुरू होती है। और पेट की आंतों से जब ये खराबी शुरू होती है और वेगस नर्व के द्वारा ये ऊपर ट्रेवल करती हुई ब्रेन तक जाती है और फिर ब्रेन में जाकर ये डैमेज करती है। और ये जो मिसफोल्डिंग होती है अल्फा सिन्यूक्लिन की, इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे इम्यूनो हार्मोनल एक्टिवेशन और इन्फ्लेमेशन मतलब एक धीमी धीमी सूजन। और इसमें जो है हमारे गट के माइक्रोबैक्टीरियाज का बहुत ही प्रमुख रोल है। हालांकि जो ब्राक ने ओरिजिनल हाइपोथेसिस दी थी उसमें उसने एक्सटर्नल एजेंट्स माने थे, पर उसके बाद 20 साल में काफी अधिक रिसर्च हुई है और अब ये पाया गया है कि गट के माइक्रोबैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो गट के माइक्रोबैक्टीरिया है क्या? हमारे शरीर की आंतों में, इंटेस्टाइन्स में करीब 35,000 टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और हर बैक्टीरिया की संख्या करोड़ों से भी अधिक है, यानी अनगिनत है। तो इतने सारे बैक्टीरिया हमारी आंतों में होते हैं, इनको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। इनका अगर हम वजन निकालें तो करीब 1 किलो वजन के तो बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। तुलना करें तो हमारे लीवर का वजन 1.5 किलो होता है। तो इतने सारे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में है। और जब ये बैक्टीरिया विपरीत रूप से अफेक्ट होते हैं किसी भी कारण से, या तो इनकी संख्या कम हो जाए या इनका कंपोजिशन चेंज हो जाए, यानी इनकी संख्या और विविधता दोनों में ही अगर कुछ परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डिसबायोसिस, यानी जो गट माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो गया। और जब ये माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है तो गट के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, यानी हल्की सी सूजन आती है। और इस कारण से हमारा जो गट है उसको कहते हैं लीकी हो जाता है, यानी उस आंतों में से लीकीनेस पैदा हो जाती है। और जब ये लीकीनेस पैदा होती है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर तक जाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन और ब्लड के बीच में एक नेचुरल बैरियर है जो ब्लड में सारे दूषित पदार्थ ब्रेन में ना चले जाएं, उनको रोकता है। तो जब गट लीकी होता है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी लीकी हो जाता है। और इस तरह का जो अनफेवरेबल गट माइक्रोबायोम है उसके कारण से पेट से अल्फा सिन्यूक्लिन और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ब्रेन में जाकर पार्किंसंस पैदा कर सकते हैं। अब इस रिसर्च के बाद हमारे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? हमारे साइंटिस्ट अब इस रिसर्च के बाद अल्फा सिन्यूक्लिन की मिसफोल्डिंग रोकने के लिए बहुत सारे केमिकल्स ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे इम्यूनोमोड्यूलेटरी मैकेनिज्म्स ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं कि हम गट माइक्रोबैक्टीरिया को अपने रूप में वापस फेवरेबल रूप में ला सकें। अब ये तो वैज्ञानिक कर रहे हैं, पर आप लोग ये जानना चाहेंगे कि साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है, जनरल पब्लिक क्या कर सकती है इस बारे में कि पार्किंसंस प्रिवेंट हो, उसके पेट में ये सब डेवलपमेंट ना हो। तो सबसे पहले अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारी डाइट।
तो जो डाइट है उसमें आजकल आप सभी जानते हैं कि होल ग्रेन फाइबर यानी मोटे अनाज का ट्रेंड है, जो गट के लिए काफी हेल्दी होता है। इसके अतिरिक्त होते हैं ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए बादाम या और प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, या सीड्स भी आजकल बहुत फैशन में है। ये सब चीजें भी गट माइक्रोबायोम के लिए फेवरेबल होती हैं। हर प्रकार की सब्जियां, खास तौर पे हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर जिसमें लाइकोपीन होता है, सभी प्रकार के ताजे फल, ये सब चीजें बहुत यूजफुल हैं। हमारे भारतीय मसालों में घर के पिसे हुए मसाले, हल्दी, अदरक, इस प्रकार के फूड बहुत ही यूजफुल हैं। और यहाँ तक कि अगर आप सीमित मात्रा में लें तो चाय और कॉफी भी यूजफुल होती है, बस उसमें चीनी बहुत कम डालें और 2 से 3 कप से ज्यादा दिन भर में ना लें। उसके बाद हमारे पास है हमारे नेचुरल प्रोबायोटिक्स, जैसे दही हुआ, छाछ हुआ, यहाँ तक कि घर का बना हुआ अचार भी प्रोबायोटिक हो सकता है। हालांकि ये दो धारी तलवार है, अगर बहुत ज्यादा उसमें तेल या प्रिजर्वेटिव मिला है तो नुकसान भी कर सकता है। और अब कौन सी चीजें हमें डाइट में नहीं लेनी है नेचुरली, ये भी हम समझ ही गए होंगे कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हो गए, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स हो गए, जंक फूड हो गए, बाजार में जो बार बार गर्म किया हुआ तेल होता है, जो हलवाई कचौड़े समोसे बनाते हैं वो तेल को बार बार गर्म करते हैं, वो बहुत नुकसानदायक है। और अदरवाइज भी डीप फ्राइड चीजें जो है नुकसानदायक होती हैं। तो इस डाइट के अलावा अब और क्या कर सकते हैं? डाइट के अलावा और चीज होती है एक ओरल हेल्थ। हमारे मुंह में भी कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर हम ओरल हेल्थ अपनी अच्छी रखते हैं, यानी एक डेंटिस्ट की विजिट भी आपको पार्किंसंस जैसी बीमारी से बचा सकती है। ओरल हेल्थ अगर क्लियर होगी तो गट माइक्रोबैक्टीरिया भी फेवरेबल रहेंगे हमारे लिए। इसके अतिरिक्त हम और क्या कर सकते हैं? तो जैसे हम जानते हैं एक ब्रेन में सर्कार्डियम रिदम होती है जो पीनियल ग्लैंड से जनरेट होती है। इस सर्कार्डियन रिदम का अर्थ ये है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है, दिन ढलता है, रात होती है, हमारे शरीर का ब्रेन उसी प्रकार के न्यूरोकेमिकल चेंजेस से गुजरता है। तो हमारी जो बड़ी आंत होती है कोलोनिक मोटिलिटी भी इस सर्कार्डियन रिदम को फॉलो करती है। तो हम ये चाहते हैं अगर कि कोलोनिक मोटिलिटी हमारी फेवरेबल रहे तो इस रिदम के अनुसार हमें समय समय पर, सही समय पर सोना है, स्लीप हाइजीन प्रॉपर रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, चाहे किसी भी प्रकार की करे, योगा, रनिंग, वॉकिंग, वेट ट्रेनिंग और मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, इन सब चीजों से हमारी जो है गट मोटिलिटी की सर्कार्डियन रिदम मेंटेन रहती है और गट माइक्रोबायोम जो है फेवरेबल रहता है। अब इसके बाद लोग जानना चाहेंगे क्या हम अर्ली साइंस और सिम्टम्स पार्किंसंस के पहचान सकते हैं, क्योंकि जब तक जो शरीर में धीमापन और कंपन आता है तब तक 50 से 60% तो डोपामिन सेल्स डैमेज हो ही चुके होते हैं। तो एक अर्ली लक्षण होता है पार्किंसंस का कॉन्स्टिपेशन या कब्जी। पर कब्जी एक ऐसी चीज है जो वैसे ही इतना कॉमन लक्षण है कि अगर हर कब्जी का मरीज ये सोचने लगे कि कहीं मुझे पार्किंसंस ना हो जाएगा तो वो डर के मारे पैनिक ही होगा, कोई उपाय नहीं निकाल पाएगा। तो कब्जी के साथ अगर आपकी स्मेल में कमी है, सूंघने की क्षमता अगर कम है, तो ये पार्किंसंस का अर्ली सिम्टम हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अर्ली सिम्टम होता है आरईएम, बिहेवियरल स्लीप डिसऑर्डर। तो आरईएम स्लीप क्या होती है? जो हमारी सपनों की नींद होती है उसको हम आरईएम स्लीप कहते हैं। तो जब भी हम सपनों की नींद में जाते हैं तो हमारी शरीर की मांसपेशियों की टोन एकदम शिथिल हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है। तो जो हमारे सपने होते हैं वो हमारे ब्रेन तक ही सीमित रहते हैं, शरीर तक नहीं आते। यानी हम कितना भी इंटेंस वायलेंट ड्रीम देख रहे हैं, शरीर हमारा ढीला चुपचाप सोता रहता है। पर इस स्लीप डिसऑर्डर में क्या होता है, ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ये हैंड ब्रेक हट जाती है और हमारे शरीर की टोन कम नहीं होती। तो मरीज अपने ड्रीम को एक्ट करने लगता है। यानी कोई वायलेंट ड्रीम देख रहा है तो वो बिस्तर पे लेटे लेटे अपने हाथ पांव मारने लग सकता है, चिल्ला सकता है, गालियां दे सकता है, गिर सकता है। तो अगर इस तरह का कोई स्लीप डिसऑर्डर आपको हो रहा है कॉन्स्टिपेशन या स्मेल में कमी के साथ, तो पार्किंसंस होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।